हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, फिर से अपनी दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार बायोलॉजी की क्लास 6, जहाँ पर हम लोग डिजीज़ेस को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ आज हमारी बायोलॉजी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओवरऑल मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है और इक्का दुक्का चीज़ अगर रह गया होगा तो आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं विथ टाइम एक और बायोलॉजी की क्लास एट द एंड ऑफ द सीरीज़ ले आऊँगा। बट आप निश्चिंत होकर चलिए, जितना बायोलॉजी पढ़ा है उतना एग्जाम में ज़रूर उसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99, अदरवाइज आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था लास्ट टाइम हमने जब ह्यूमन बॉडी को कवर किया था, उसमें 3 चीज़, आई, ईयर और बोन्स एंड जॉइंट्स, मैंने आपको कहा था ये 3 चीज़ हमने छोड़ी थी। वो इसलिए छोड़ी थी कि ना इनकी डिजीजेस के साथ ही हम लोग इन तीनों को यहीं पर कवर कर लेंगे, ठीक है। और अपनी अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे और बायोलॉजी नहीं आएगी, उसके बाद केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। सबसे पहले आए, हाँ और एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी SSC प्रीलिम्स से पहले आपकी एंशियंट हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी मेजॉरिटी पार्ट ख़त्म हो जाएगा और आपका फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जियोग्राफी भी, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफी, शायद इंडियन जियोग्राफी की कुछ रह जाए, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ कवर हो जाएंगे। आई, द विजन इज कंट्रोल्ड बाय द ऑसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में एक छोटी सी चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑसिपिटल लोब। तो हम लोग जो भी देखते हैं उसकी नर्व इम्पल्सेस, जैसे हमने पढ़ी थी ना न्यूरॉन्स, आपको मैंने पढ़ाई थी ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स रहती है, उसकी एक बॉडी रहती है, एक्सियल टेल रहती है। तो ये ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स पास करके ऑसिपिटल ब्रेन के पास पहुंचाती है और फाइनली ये ऑसिपिटल ब्रेन ही होता है जो डिसाइड करता है कि हमारी आँख ने अभी क्या देखा। आप देखते रहिए, बट अगर आपका ऑसिपिटल लोब ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि आप देख क्या रहे हैं, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं कर पाएगा। द वॉल ऑफ द आईबॉल इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। यहाँ पर बेसिकली 3 लेयर है, तो वो 3 लेयर के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला बाहरी लेयर, द एक्सटर्नल लेयर इज कम्पोज ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कॉर्निया एंड स्क्लेरा, ये कॉर्निया और स्क्लेरा ये पहली लेयर है जो आई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, कॉर्निया और स्क्लेरा। इनसाइड द स्क्लेरा इज द मिडिल लेयर विच इज कॉल्ड द कोरोइड। स्क्लेरा के बाद कोरोइड, तो पहली कॉर्निया और स्क्लेरा, उसके बाद कोरोइड। अच्छा, उसके बाद लिखिए रेटिना, द इनर मोस्ट लेयर कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, नेमली रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है रेटिना। सबसे पहले आती है अपने कॉर्निया स्क्लेरा, सेकंड में आती है कोरोइड और थर्ड में आती है रेटिना। और ये रेटिना में ही एक चीज़ रहती है, 2 चीज़ रहती है, एक कोन्स और एक रॉड्स। द डे लाइट, फोटोपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कोन्स। अभी अगर दिन चल रहा है, मुझे जो भी दिख रहा है वो सब कौन कवर कर रहा है, वो इस कोन्स के वजह से मैं देख पा रहा हूँ। और रात को आपने देखा होगा सडन जब अंधेरा हो जाता है, एक रूम में ऐसे लाइट जलती रहती है, बट सडन अगर वहाँ पर पूरा बिल्कुल लाइट ऑफ कर दिया जाए तो तुरंत आपको कुछ भी नहीं दिखता है। हालांकि 25 से 30 सेकंड बार अगर आप आपके आईबॉल्स एडजस्ट कर ले तो उसके बाद आपको हल्की से, भले ही जितना भी अंधेरा हो, आपके रूम के अंदर की चीज़ें आपको दिखाई देने लगती है। ये क्यों होता है? आपकी लाइट जब जल रही थी तब कोन्स एक्टिवेटेड थे, यहाँ पे लिखा है ना डे लाइट, यानी लाइट के टाइम पे कलर विजन एक्टिवेट रहता है, कोन्स रहती है। बट सडनली जब लाइट ऑफ होता है, ये कोन्स और कोन्स को ऑफ होने के लिए और रॉड्स को ऑन होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए रहता है, तो इसलिए वो 25 से 30 सेकेंड के अंदर हमें कुछ भी नहीं दिखता है। हालांकि उसके बाद रॉड्स काम करना आरंभ कर देती है। यहाँ पर लिखा ना द ट्वाइलाइट स्कोटोपिक विजन, नाइट विजन आर एक्टिवेटेड बाय रॉड्स। तो कुछ देर के लिए तो कुछ नहीं दिखता, बट फिर सब कुछ क्लियरली दिखने लगता है, भले ही कितना भी अंधेरा हो। व्हेन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया गेट्स डिस्टॉर्टेड, ये जो कॉर्निया में जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी डिजीजेस, आई डिजीजेस हमें देखने को मिलती है। तो अभी एक एक बार वो वाला चीज़ें देख लेते हैं, कौन सी मेजर आई डिजीजेस है। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, अभी हम सबको जो मेजॉरिटी लोगों को है वो है मायोपिया। इसमें क्या होता है, नियर साइटेडनेस, यानी पास की चीज़ें आपको बढ़िया से दिख रही है बट दूर की चीज़ें आपको बिल्कुल ब्लरी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं नियर साइटेडनेस। ये क्यों होती है? द लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना।
तो मायोपिया में क्या होता है, मान लीजिए ये रेटिना है तो आपकी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर ही हो जाती है, तो आपको नियर चीज़ें अच्छे से दिखती है बट दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देती है। जब नॉर्मल केस में क्या होता है, ये मान लीजिए ये रेटिना है तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पर ही होता है, ना आगे ना पीछे। और उसके बाद आती है हाइपरमेट्रोपिया। मान लीजिए ये रेटिना है तो इमेज की फॉर्मेशन एट द बैक ऑफ द रेटिना होती है। उसमें क्या होता है, दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई देती है, फार साइटेडनेस, दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है बट पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती है या ब्लरी दिखाई देती है। मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं जो माइनस में रहता है जिसका पावर, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं जिसका प्लस में रहता है। तो अभी मान लीजिए हम लोग, मैंने अभी जो स्पेक्टिकल्स पहनी है तो उसमें क्या है, कॉन्केव लेंस है एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, यानी पास की चीज़ें, किताबें, वो सब मुझे ठीक से दिखती हैं बट दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो जनरली कम एज के बच्चों को सबको मायोपिया ही रहता है और हमें कॉन्केव लेंस लगे रहता है, बट विथ एज हमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है। ये मायोपिया आगे जाके हाइपरमेट्रोपिया बन जाता है जहाँ पर हमें कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे डिजीजेस है। एस्टिग्मेटिज्म, जहाँ पर हम लोग ना ही कॉन्केव ना ही कॉन्वेक्स, हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं, यानी कुछ इस टाइप का लेंस हमारे चश्मे में लगता है। प्रेसबायोपिया में बाईफोकल लेंस, यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स का एक मिक्स लेंस बनता है, वो प्रेसबायोपिया में बाईफोकल लेंस कहा जाता है उसे। डायबिटिक रेटिनोपैथी, एडिमा, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, तो ऐसे काफ़ी सारे बीमारियां हैं। यहाँ पर मैंने पढ़ देता हूँ एक बार। एफ्थाल्मिया, कंजक्टिवाइटिस जिसे पिंक आई कहते हैं, ब्लेफेराइटिस, टेरिजियम, एम्ब्लियोपिया जिसे लेजी आई कहते हैं, स्ट्रैबिस्मस, क्विंट आई जिसे कहते हैं, यूविटिस और निस्टैग्मस। तो ये सब क्या है, ये सब आई डिजीजेस है। ये सब आपको एक बार देख लेनी है ताकि एग्जाम में ये आए और पूछे ये कौन से ऑर्गन से संबंधित है, तो आपको पता रहना चाहिए ये सब आँख की बीमारियाँ हैं। उसके बाद आते हैं ईयर, कान। द ईयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर सेक्शंस। क्या क्या? द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। यहाँ पर लिखा है आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है। द साउंड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द एक्सटर्नल ईयर। सबसे पहले ये जो बाहरी कान है यहाँ पर आके ध्वनि के तरंगे यहाँ पर टकराती हैं। These sound wave then move in the ear and vibrate the ear drum। ठीक है, जैसे ही अंदर जाती है यहाँ पर पहुँचने से, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक ईयर ड्रम है। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होने से क्या होता है, यहाँ पर सीरीज में 3 बोन रहती है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। तो ईयर ड्रम मैलियस को हिलाएगी, मैलियस इनकस को हिलाएगी और इनकस स्टेप्स को हिलाएगी। और इस तरह से वो जाके फिर अंदर पहुंचता है जहाँ पर एक कॉक्लिया करके एक जगह रहता है, वहाँ पर एक फ्लूइड रहता है। ये फ्लूइड ही आगे जब ये वाइब्रेट करता है, ये यहाँ से न्यूरॉन्स जाती हैं ऑसिपिटल लोब के पास। सॉरी, ऑसिपिटल लोब्स तो आँख के लिए हो गई। यहाँ से वो डायरेक्ट जाएगा और पहुँचेगा कहाँ पर, द नर्व इम्पल्सेस आर देन कैरिड टू द ब्रेन वेयर द डिटेल्स ऑफ द साउंड आर एनालाइज्ड। ब्रेन के पास जाने से ये सारी तरंगे क्या बोलना चाह रही हैं वो सब डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन करेगा, फाइनल काम ब्रेन का है। ईयर का काम है वो साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी, ईयर ड्रम मैलियस को, मैलियस इनकस को, इनकस स्टेप्स को, और स्टेप्स कॉक्लिया को, कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है वो फाइनली वाइब्रेट करके ब्रेन के पास सिग्नल्स भेजेगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ यहाँ पर 3 है। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये वाली बोन बताई ना, स्टेप्स, ये है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो वो होती है स्टेप्स। ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट हड्डी क्या होती है वो आगे हम लोग देखेंगे, वो भी यहाँ पर कवर्ड है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ईयर यहाँ पर कवर होता है। उसके बाद आती है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में क्या क्या है, ब्लड ग्रुप में काफ़ी सारे ब्लड रहती है, ए बी, ए में भी ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, काफ़ी सारी रहती है। बट यहाँ पर मेन जानने वाली हमें 2 चीज़ें हैं, एक ब्लड ग्रुप ओ और एक ए बी। ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, यानी ओ ब्लड ग्रुप। अभी मान लीजिए मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो अभी अगर मुझे कोई भी हेल्दी बी पॉजिटिव डोनर नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे बगल में एक ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव जो भी हो, ओ लगा है, तो मैं उससे खून लेके अपने शरीर में लगा सकता हूँ, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, वो सबको खून दे सकता है। ठीक उसी तरह से ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसिपेंट, यानी वो सबसे खून ले सकता है। उसके बाद इसमें भी काफ़ी सारी डिजीजेस होती हैं। क्या क्या?
थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है? ये है आपकी इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली, ये एक जेनेटिक बीमारी है जो माँ बाप से बच्चों को मिलती है। और ये थैलेसीमिया ही जब बहुत ज़्यादा डेंजरस स्थिति में पहुंचता है उसे हम लोग कहते हैं एनीमिया, जहाँ पर एब्सेंस ऑफ हेल्दी आरबीसी। उसके बाद आती है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में यानी WC में कैंसर हो जाना वाइट ब्लड सेल्स में। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। जनरली अपना ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 120/80 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg क्या है? mm इज़ द मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, हम लोग जिसमें मापते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर किस में मापते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। एक स्पाइगनोमीटर करके एक चीज़ रहता है, उससे हम लोग मेजर करते हैं, आगे लिखा है। अच्छा, ये जो 120 है और ये 80 है, ये क्या है? 120 इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर। मैंने आपको जब हार्ट पढ़ाया था आपको याद होगी, हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होती है। जब नीचे वाली चैम्बर्स स्क्वीज़ होती हैं, जब नीचे वाली चैम्बर स्क्वीज़ होती है तो ब्लड क्या होता है? यहाँ से निकल के या ऊपर के दोनों चैम्बर्स में चले जाता है। तो ये वाली सिचुएशन जहाँ पर नीचे के 2 चैम्बर स्क्वीज़ होती है, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टोल, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टोल। और ठीक उसका ऑपोजिट जहाँ पर ये दोनों एक्सपेंड करेंगे और ये दोनों स्क्वीज़ होंगे, उसे कहते हैं हम लोग डायस्टोल। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर ही है 120 और ये डायस्टोलिक प्रेशर ही है 80। ठीक है, तो 120 और 80। अब हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ये 120 बढ़ के 120 से ज़्यादा यानी 121 हो या 140 हो, ये 80 बढ़ के 90 हो या 100 हो, यानी इसको लिमिट क्रॉस कर जाता है। और लो ब्लड प्रेशर में 120 से नीचे और 80 से नीचे आ जाता है। तो इसलिए हेल्दी ब्लड प्रेशर है 120/80, उससे कुछ भी ऊपर जाए तो वो है हाई ब्लड प्रेशर, उससे कुछ भी नीचे जाए तो लो ब्लड प्रेशर। उसके बाद हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। आप एक बार अगर इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में 2 टाइप की रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द स्टोर्ड फूड गेट्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। क्यों ना, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन भरपूर मात्रा में होती है। बट एनारोबिक में क्या होता है? टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द फूड इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ये रही आपकी एरोबिक की इक्वेशन, ये रही एनारोबिक की इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर लिखा है 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड और यहाँ पर ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये? एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है जिससे आपकी बॉडी को शक्ति मिलती है काम करने के लिए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में मात्र 2 एनर्जी के गोले बनते हैं, बट एरोबिक में 36 to 38 मॉलिक्यूल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस में कितनी ATP एनर्जी बनती है। उसके बाद डिजीजेस में क्या क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, उससे होती है। एम्फीसीमा, जो कि स्मोकिंग करने से लंग्स फेफड़े खराब हो जाते हैं। एज़मा, इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? इसको एस्थमा मत बोलिएगा, इसे कहते हैं एज़मा, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद यहाँ पर लिखी थी यही चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था। स्पाइग्मोमीटर इज यूज टू रिकॉर्ड पेशेंट्स ब्लड प्रेशर। कार्डियोवर्टर या डिफाइब्रिलेटर इज यूज टू ट्रीट एरिथमियास ऑफ द हार्ट। अरिथमियास क्या है? अरिथमियास है वो सिचुएशन जहाँ पर हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मली बढ़ जाता है, धक 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 करके काफ़ी ज़्यादा अगर हार्ट बीट बढ़ जाए तो कार्डियोवर्टर नाम का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, और उसे मेजर करने के लिए स्पाइग्मोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। सबसे छोटी बोन कहाँ पर है? ईयर में है, जिसका नाम है स्टेप्स। सबसे लंबी बोन कहाँ पर है? ये रही, इसे कहते हैं हम लोग जांघ की हड्डी यानी फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन या थाई बोन इसे कहते हैं। ये सबसे बड़ी, ये रही सबसे छोटी। अच्छा, यहाँ पर और डायग्राम में और 2 चीज़ें देख लेते हैं। आपको ये बीच वाली हड्डी दिखाई दे रही है? रुकिए, ये वाली, तो ये क्या है? ये सीने के बीच वाली हड्डी, इसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है। अब स्टर्नम के पीछे देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे मिटाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये सामने जो छाती की हड्डियाँ हैं, चेस्ट बोन्स है, इसे कहते हैं हम लोग क्या? रिब्स। ठीक है, और ये जो पीछे वाली है उसे कहते हैं वर्टिब्रे। वर्टिब्रे यानी स्पाइनल कॉर्ड से लगी रहने वाली हड्डियाँ वर्टिब्रे है,
और सीने की हड्डियाँ रिब्स है। अब कितने रिब्स हैं, कितने वर्टिब्रे हैं, यहाँ पर देखिए देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, यानी ऐसे 12 पेयर है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके 12 पेयर्स है। 12 पेयर यानी 24 रीढ़ की हड्डियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद 33 इंडिविजुअल वर्टिब्रे, ये जो पीछे वाली चीज़ आपको दिखाई दे रही है इसमें टोटल 33 इंडिविजुअल वर्टिब्रे है, ठीक है। ये हुई अपनी चेस्ट, थाई बोन, सब बता दिया। अच्छा, और एक बात, ये रही अपनी स्कल। स्कल में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, टोटल 29 हड्डियाँ होती है, जिसमें से ह्यूमन फेस में 14 रहती हैं। तो यानी अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये 29 बोन्स जो खोपड़ा है यहाँ पर स्कल है वो कैसे बनती है, फेस की 14 हड्डियाँ और बाकी कितनी बची, 14 में 15 जोड़ने से बनती है स्कल की हड्डियाँ। ये होती है अपनी खोपड़ी की, जो सिर होता है ना अपना सिर, तो ये होती है हेड की और ये होती है फेस की। तो टोटल 14 प्लस 15 को जोड़ने से 29 बोन्स बनते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे इंसानी स्कल में कितना रहता है, 29 बोन्स रहता है। बच्चों के शरीर में कितना हड्डियाँ रहता है, 300, बट 94 बोन्स गेट फ्यूज्ड टुगेदर, जुड़ जाती हैं, और हमारे शरीर में बन जाता है 206 बोन्स, 206 हड्डियाँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम किसका है, लिगामेंट्स का है, और मसल को बोन से जोड़ने का काम टेंडन्स का है, ठीक है। तो लिगामेंट इज फॉर बोन टू बोन, जब बोन टू बोन जोड़ना हो लिगामेंट, बट जब मसल टू बोन जोड़ना हो तब टेंडन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी ना ये वाली चीज़, जो ईयर की आउटर ईयर है, ये वाली चीज़ कैसे रहती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहती है कि नहीं, हड्डी जैसा फील होता है बट हड्डी जैसा स्ट्रांगनेस नहीं रहता, तो इसे कहते हैं कार्टिलेजिनियस बोन्स। ये भी बोन है बट ये कार्टिलेज कहलाता है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इट इज़ एन इलास्टिक येट टफ कनेक्टिंग टिश्यू फाउंड इन बोन जॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल आउटर ईयर। उसके बाद मसल, टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, अभी बताया ना, मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है, टेंडन्स कनेक्ट करता है। मसल 3 टाइप की होती है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। स्ट्रिएटेड क्या है, ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, दे आर फाउंड इन बोन जॉइंट्स। अनस्ट्रिएटेड क्या है, दे आर नोन एज विसरल मसल्स एंड दे आर फाउंड इन ऑर्गन्स। अभी मान लीजिए कोई ऑर्गन है, उससे उसकी जगह पे होल्ड करके कौन रखता है, तो ये अनस्ट्रिएटेड मसल या विसरल मसल्स है जो ऑर्गन को अपने जगह पे होल्ड करके रखती है ताकि ये ऑर्गन हिल ना जाए। कार्डियक मसल ऑब्वियसली हार्ट में प्रेजेंट हो गए, दे नेवर गेट टायर्ड, जिस दिन आपकी कार्डियक मसल टायर होना शुरू हो गई आपका टाइम खत्म। जॉइंट्स, अब ये जो हड्डियां हैं मसल है तो वो जहाँ पर कनेक्ट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जॉइंट्स। दे आर लुब्रिकेटेड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, और विथ एज ये साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा हमारी हड्डियों में घटने लगता है, जिसकी वजह से हमें आर्थराइटिस यानी हड्डी घुटने की दर्द होने शुरू हो जाती है। दे आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप की मेन जॉइंट्स होती हैं। क्या क्या, सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट्स, जैसे कि आपकी स्कल में, आपकी स्कल, क्या आपके स्कल को आपको छूने से एक हड्डी फील होती है या 100 हड्डियाँ फील होती है, नहीं, भले ही आपके स्कल में ऊपर में टोटल 29 है हड्डियाँ, बट आपको छूने से फील होता है कि भाई ये टोटल एक ही ढांचा है। तो ये सब क्या है, ये 29 बोन्स जो है दे हैव फ्यूज टुगेदर, बिल्कुल जुड़ गई है, और इस टाइप की जॉइंट को कहते हैं फाइब्रस जॉइंट, जहाँ पर अलग अलग हड्डियाँ होने के बावजूद भी हमें फील होता है कि हमारे स्कल तो एक ही हड्डी से बनी है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल स्कल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सब वो जॉइंट है जो कि मेनी प्लेन्स में मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हिप या शोल्डर। आप शोल्डर को देखिए, आप बिल्कुल सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे करके भी घुमा सकते हैं और ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट करके भी घुमा सकते हैं। तो एक से अधिक प्लेन में घूमने वाली जॉइंट्स तो क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट, बिल्कुल एक बॉल जैसा है और इस पर आप गोल गोल अपनी हड्डियों को घुमा सकते हैं। पिवोटल जॉइंट, पिवोटल नाम से ही पता लग रहा है, पिवोटल यानी इंपॉर्टेंट। पिवोटल जॉइंट्स क्या है, ये वो जॉइंट्स है जो कि नेक और हेड को जॉइंट करती है। उसके बाद हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट क्या है, जैसे कि एल्बो और नी। हिंज जॉइंट्स वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम सकती है, जैसे कि आपकी घुटने की जॉइंट। घुटने की जॉइंट क्या, मात्रा सीधा और बैक एंड फोर्थ, यानी सीधा और पीछे दो ही डायरेक्शन में आ सकती है, वो लेफ्ट राइट नहीं जा सकती है। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये वो डिजीजेस है जो 2 प्रकार की होती है, एक क्यूरेबल और नॉन क्यूरेबल।
क्यूरेबल में ये सारी डिजीजेस मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है, और ये रही आपकी नॉन क्यूरेबल डिजीजेस। ये बाय द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये स्प्रेड होता है। उसके बाद आती है कुछ अपनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है? जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो है जहाँ पर डीएनए हो या आरएनए, दो ही तो जेनेटिक मटेरियल है ना, हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। जब भी ये क्रोमोसोम की ये स्थिति में कोई भी चेंजेस होती है, यहाँ पर म्यूटेशन होता है या किसी भी प्रकार की फेरबदल हो जाती है बाय जब भी नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तो उसे हम लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। यानी वो कोई इंसान से हमें छूने से प्राप्त नहीं हुआ है, वो बाय मोड ऑफ डीएनए में ही हमारी खराबी है, इसीलिए हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, इसमें सारी मैंने लिख दी है, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम है ये ओनली मेल्स में होता है, और ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये ओनली फीमेल्स में होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर थैलेसीमिया भी यहाँ पर लिख दी है। क्यों? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थैलेसीमिया क्या होती है, ये हमारे पेरेंट्स से हमें प्राप्त होती है। तो जो पेरेंट्स से प्राप्त होती है वो क्या है? डीएनए में खराबी की वजह से ये रोग होता है, और थैलेसीमिया आगे जाके एनीमिया बन जाता है। बट ये एनीमिया को यहाँ मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, एनीमिया है वहाँ पर, यहाँ पर है सिकल सेल एनीमिया। तो थैलेसीमिया ही आगे जाके एनीमिया, और एनीमिया आगे जाके सिकल सेल एनीमिया बन जाता है। ठीक है। तो ये सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है। उसके बाद आते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4 टेबल बना दिए हैं। ये रही आपके बैक्टीरिया वाली टेबल, ये रही वायरस वाली टेबल, ये प्रोटोजोआ वाली टेबल, और ये फंगी वाली टेबल। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया कि चलो बताओ कि आपकी जो एज़मा है वो किस टाइप की, किसके वजह से होती है, तो आपको देखना है एज़मा फंगी की वजह से होती है। वो फंगी का नाम क्या है? एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ना जाने कितने क्वेश्चन इस टेबल से आ चुके हैं। अभी मान लीजिए मैं पूछूंगा काला अजहर जो बीमारी है वो किससे होती है, तो आपको पता रहना चाहिए वो प्रोटोजोआ से होती है। वो प्रोटोजोआ का नाम है लीशमेनिया डोनोवानी, जो कि एक सैंड फ्लाई है। ठीक है, मच्छर जैसा एक प्रजाति का कीड़ा है। उसके बाद निमोनिया किससे होता है, तो आपको पता रहना चाहिए डिप्लोकोकस निमोनिया, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए कौन सी बीमारी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, और वो कौन सी प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी है, उन सब के नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है। तो ये टेबल आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है बचा हुआ कुछ फैक्ट्स, जैसे कि कैंसर और डायबिटीज़, जो कि हमने ना ही जेनेटिक में कवर की है और ना ही अदर टाइप ऑफ डिजीजेस में कवर की है। कैंसर में क्या होता है? इट इज़ द अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। आपको पता रहना चाहिए हमारे बॉडी में एक प्रोटोऑन्कोजन नाम का सेल रहता है, वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। कुछ लोगों के अंदर वो ट्रिगर हो जाता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर्स है ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। किसी के लिए कुछ खाना हो सकता है, किसी के लिए ख़राब स्मोकिंग, किसी लिए अल्कोहल, किसी के लिए ख़राब लाइफस्टाइल। तो जब भी ये ट्रिगर हुआ, ये प्रोटोऑन्कोजन ऑन्कोजन में बदल जाता है, और ये ऑन्कोजन में जैसे बदलता है हम लोग कहते हैं उसे कैंसर हो गया है। तो आपके और मेरे अंदर, सबके अंदर ये कैंसरस सेल है, बट ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर हम लोग एक स्वस्थ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, ये हमेशा ये प्रोटोऑन्कोजन होके ही रहेगा। लेकिन जिस दिन ये ऑन्कोजन में बदल गया, उस दिन से आपको कैंसर हो गया। ठीक है। और कैंसर की कोई इलाज नहीं है। कैंसर भी 2 टाइप के ट्यूमर्स रहती हैं, एक बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट। जो बेनाइन रहती है ये अच्छी रहती है, डज नॉट स्प्रेड। यानी आपने देखा होगा कभी कभी आपके शरीर में कुछ ऐसा गोला जैसा हाथ के पास या घुटने के पास निकल आता है, तो इससे क्या हम लोग बाय सर्जिकल मेथड इसे हम लोग अलग काट के अलग कर देंगे। बट एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट यानी आज यहाँ पर है, कल फिर आपके हाथ दूसरे हाथ में निकलेगा, कल आपके ब्रेन में निकलेगा, कल आपके फेफड़ों में निकलेगा। तो ये होता है खतरनाक वाला कैंसरस मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि आगे जाके हमेशा स्प्रेड कर जाता है। बट बेनाइन ट्यूमर हमेशा उसके जगह में रहता है। उसके बाद आते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? इट इज़ द एब्रप्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन द ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। यानी जब भी आपके मात्रा, आपको पता है क्या होती है, एक चीज़ होती है इंसुलिन, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को अप डाउन करना। यानी मान लीजिए अभी मैंने कुछ मीठा खाया, तो उस मीठे खाने के वजह से मेरे खून में, ब्लड स्ट्रीम में शुगर की मात्रा हाई हो गई। अब जैसे ही शुगर की मात्रा हाई होती है, इंसुलिन ये कहाँ से निकलता है? ये प्रोड्यूस होता है बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करती है? तुरंत इंसुलिन का प्रोडक्शन करके ब्लड में डाल देती है, और ये इंसुलिन जो हाई मात्रा का ब्लड है, हाई मात्रा की ब्लड शुगर है,
उसे खा जाता है तुरंत, और तुरंत मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल को फिर से नीचे ले आता है या नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। तो इंसुलिन जब भी कम प्रोडक्शन हो या काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए या बिल्कुल प्रोडक्शन ही ना हो, तब हमें प्रॉब्लम आती है डायबिटीज़ की। ठीक है, तो डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होता है, इंसुलिन के वजह से, इंसुलिन के इरेगुलरिटी वजह से। इंसुलिन कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बन ही नहीं रहा है। जब तक इंसुलिन आपके ब्लड में ठीक लेवल में जा रहा है, आप कितना भी मीठा खाइए, इंसुलिन ब्लड शुगर को बिल्कुल डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, बट इंसुलिन ही अगर ठीक ना हो, इंसुलिन खराब यानी पैनक्रियाज खराब है, यानी कब कुछ लोगों को पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है। उसमें क्या होता है, पैनक्रिया काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से बीटा सेल्स खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाता है। अब जैसे ही इंसुलिन बनना बंद हुआ, आपने कुछ मीठा खाया, वो मीठा तुरंत ब्लड शुगर लेवल को ऊपर ले जाएगा। इसे ख़त्म करने वाली चीज़ इंसुलिन आपके बॉडी में बन नहीं रही है, तो ये आपको बहुत खतरा पोज करती है, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, लो इंसुलिन लेवल, यानी इंसुलिन का मात्रा बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन और ब्लड शुगर क्या है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। डायबिटीज़ टाइप 1, ये मेलिटस फिर दो टाइप में डिवाइड है, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें जो टाइप 2 है ये हेरिडिटरी है। ठीक है, माँ बाप से मिलती है, जनरली माँ बाप से मिलती है 99% ऑफ द केसेस में। ठीक है, अच्छा, और टाइप 1 में क्या होता है, बिल्कुल इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। बट डायबिटीज़ मेलिटस में क्या है, ये इंसुलिन से ज़्यादा इसमें किडनी का फेलियर होता है। किडनी क्या करता है, फ्लूइड लेवल, वाटर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसका वजह से कम वाटर होने की वजह से शुगर का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थी अपने डायबिटीज़ के कुछ पार्ट। उसके बाद आपको पता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या है, ये एक फ्लू है, इट इज़ कॉज्ड बाय H1N1 वायरस। जैसे कि फ्लू यानी क्या होता है, ठंडा जुकाम इस टाइप का। तो यहाँ पर मैंने और एक चीज़ लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यानी जो ठंडी वाली बीमारी होती है ना, सर्दी छींक वो वाली, वो किसके वजह से होती है, वो होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है, वायरस के वजह से होती है। कौन सी वायरस है वो, ऑर्थोमॉक्सो वायरस, जो कि एक टाइप का एडिनो वायरस है। लेकिन उसी टाइम में एड्स क्या है, एड्स HIV वायरस, जो कि एक टाइप का रेट्रो वायरस है। एड्स को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलिसा टेस्ट या एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट से कंफर्म हो जाता है आपको एड्स है या नहीं है। उसके बाद आता है कहाँ गया, वैक्सीनेशन। अब कोई भी बीमारी को रोकने के लिए बचपन में ही हमें टीका दिया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन क्या है, ये कुछ नहीं है, ये उसी बीमारी की, मान लीजिए अभी आपको कोविड का वैक्सीन दिया गया, तो वो कोविड का वैक्सीन में क्या है, कोविड वायरस है, बट इतने छोटे क्वांटिटी में है कि वो आपका बॉडी को हार्म नहीं कर सकता। लेकिन आपकी बॉडी का अंदर एक ठो क्या कहते हैं उसे, एक आपके बॉडी के अंदर इंस्टिंक्ट क्रिएट कर देता है कि जब भी नेक्स्ट टाइम कोविड वायरस आपके बॉडी में जाए तो आपको बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, ये वैक्सीन सिखा देती है। अब मान लीजिए मैं आपको पोलियो की टीका दे देता हूँ, तो पोलियो की टीका देने से क्या होती है, उसमें भी पोलियो कॉज करने वाली वायरस बैक्टीरिया रहती है, बट वो इतनी छोटी क्वांटिटी में रहती है कि आपके बॉडी के अंदर जाने से आपकी बॉडी को सिखा देती है कि कल को अगर कोई बड़ी मात्रा में पोलियो वाली आ जाए, यहाँ पर मैंने पोलियो को भी कवर किया, यहाँ पर देखिए पोलियो किसकी वजह से होता है, एक वायरस की वजह से रहता है जिसका नाम ही पोलियो रहता है। तो वो बॉडी को सिखा देता है कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप की कोई वायरस आए तुम्हें कैसे। तो ये बेसिकली एक क्या है, ये बेसिकली आपकी बॉडी को एक ट्रेनिंग टाइप की स्थिति में ले आता है, ट्रेन कर देता है कि नेक्स्ट टाइम कल को अगर बड़ी कोई वायरस आ भी जाए तो तुम उससे लड़ सको। बट एंटीवेनम जो कि स्नेक बाइट होने पे दिया जाता है, ये वैक्सीनेशन नहीं है, ये एक सीरम है। ठीक है, सीरम क्या होती है समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली क्लास भी ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक दूसरे क्लास के साथ। बाय।